न्यूज़ स्टेट देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अंजीत। सूबे में सरकार बदली, लेकिन क्या सिस्टम में तब्दीली आई? पिछली सरकार में कानून व्यवस्था के लचर होने की बात कही जाती थी, लेकिन अब हालात अधूरे हैं। और क्या हालात अब सुधरे हैं? बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में सूबे को सुशासन देने का वादा किया था, लेकिन राज्य में बदलाव की कोई बयार महसूस की जा रही है। क्या इन सारे पहलू पर होगी विस्तार से चर्चा, और हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ खास मेहमान भी। लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, इसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बीजेपी सरकार यूपी में अच्छे दिन लाएगी, इस उम्मीद से जनता ने दिल खोलकर वोटिंग कर बीजेपी को प्रचंड बहुमत से जिताया। योगी आदित्यनाथ के रूप में जब सूबे की जनता को सीएम मिला तो अच्छे दिन के सपने परवान चढ़ने लगे। सीएम ने सत्ता संभालते ही सूबे की बेहतरी के लिए ताबड़तोड़ फैसले लिए। ब्यूरोक्रेसी की नकेल कसी, पुलिस अधिकारियों पर आंखें तरेरी और व्यवस्था बदलने के लिए कई महकमों के अधिकारियों को चेतावनी भी दी। सीएम योगी की मंशा पर शायद कोई शक नहीं कर सकता, लेकिन हालात बेहतर हो रहे हैं ऐसा कहना फिलहाल मुश्किल है। इसकी एक वजह है, व्यवस्था बदलने के लिए सीएम ने जो फरमान दिए उनकी लगातार अनदेखी हो रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार के कार्यकाल के पहले ही दिन अपने मंत्रियों और सूबे के सभी अधिकारियों को संपत्ति का ब्यौरा देने को कहा था। इस आदेश पर बहुत से प्रशासनिक अधिकारी शायद कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। यही वजह है कि 120 आईएएस अधिकारियों ने अभी तक संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया है, जिसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए सूबे के मुख्य सचिव ने 3 मई को बैठक बुलाई है और सभी अधिकारियों को संपत्ति का ब्यौरा लेकर आने को कहा गया है। अधिकारियों पर सख्ती करते हुए बायोमेट्रिक हाजिरी की व्यवस्था की गई। समय पर दफ्तर पहुंचने का आदेश जारी किया गया, लेकिन सुशासन के सपनों को पलीता लगाने के लिए कुछ अधिकारी और कर्मचारी हर संभव कोशिश कर रहे हैं। अब भी ऐसे अधिकारियों की संख्या अच्छी खासी है जो न तो समय पर ऑफिस पहुंच रहे हैं और न ही जनता की परेशानी सुनने की जहमत उठा रहे हैं। इन स्थितियों से साफ है कि लंबे वक्त से एक ही व्यवस्था में जीने के अभ्यस्त बहुतेरे अधिकारी नए सिस्टम को विकसित होने नहीं देना चाहते। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर सुशासन और बेहतरी की उम्मीद कैसे की जाए? आखिर वो कौन सा फॉर्मूला होगा जिसके जरिए राज्य सरकार ऐसे अधिकारियों पर नकेल लगाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ स्टेट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। यूपी में कानून व्यवस्था की बदहाल स्थिति हमेशा चिंता का विषय रहा, लेकिन योगी सरकार के सख्त रवैये के बावजूद क्या कोई सुधार आया है? एक रिपोर्ट के जरिए यह भी दिखाते हैं आपको। यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने खराब कानून व्यवस्था को बड़ा मुद्दा बनाया था। सूबे में अब अपराध के मामलों में कमी आई हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जघन्य अपराध जारी हैं। महिलाओं के साथ अपराध बदस्तूर हो रहे हैं। सूबे की कानून व्यवस्था की सूरत हाल से सीएम योगी भी वाकिफ हैं। शायद यही वजह है कि उन्होंने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर आदित्य मिश्र को तलब कर जवाब मांगा है। एडीजी ने सीएम से मुलाकात के बाद कहा कि 15 दिनों में नई रणनीति बनाकर काम किया जाएगा। जो जनरल स्थिति है वो अभी कोशिश की जा रही है उसको सुधारने की, और कल डीजी साहब ने सभी अधिकारियों को, फील्ड के अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं, कड़े निर्देश दिए हैं कि स्थिति को सुधारी जाए और जो जनमानस है उसको एक आश्वासन मिले कि शांति व्यवस्था बनी रहेगी। एडीजी को तलब करने की ठोस वजह भी है। पूरे प्रदेश में अपराध का सिलसिला थमा नहीं है। अगर सिर्फ एक हफ्ते की बात की जाए तो पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक अपराध का बोलबाला है। 2 दिन पहले इलाहाबाद में एक ही परिवार के 4 सदस्यों की हत्या से हड़कंप मच गया। झांसी में 2 लोगों की धारदार हथियार से हत्या करने का मामला सामने आया है। मऊ में घर में घुसकर सराफा व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हापुड़ के पिलखुआ में बीएसपी नेता की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। लखनऊ में एक बुजुर्ग की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। फतेहपुर में दहेज के लिए नवविवाहिता की हत्या का मामला सामने आया है। आगरा के खेरागढ़ तहसील के गुंजनपुरा गांव में एसडीएम पर ट्रक चढ़ाने की कोशिश की गई। काशीपुर में हथियारबंद बदमाशों ने एक घर पर धावा बोल दिया और बंधक बनाकर लूटपाट की।
मुजफ्फरनगर के सरधना में 15 दिन से लापता युवक की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। मुजफ्फरनगर में हमलावरों ने कुख्यात अपराधी आसिफ जायदा के पिता की गोली मारकर हत्या कर दी। कानपुर में लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। बुलंदशहर में स्कूल जा रही नाबालिग को कार सवार बदमाशों ने अगवा कर गैंगरेप किया। झांसी के लहचूरा में एक नाबालिग दलित के साथ गैंगरेप किया गया। पीलीभीत में अगवा कर छात्रा के साथ रेप का मामला दर्ज कराया गया। जौनपुर में 2 अलग अलग इलाके में 2 नाबालिग के साथ रेप का मामला सामने आया। नोएडा फेज 3 में नाबालिग से रेप की वारदात सामने आई है। वहीं उन्नाव में युवती के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया। इन वारदातों से साफ है कि सूबे में अभी भी अपराधी बेखौफ हैं और पुलिस का रवैया पहले जैसा ही है। ऐसे में बदलाव की उम्मीद फिलहाल बेमानी लगती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। और ऐसे में हमारे कुछ अहम सवाल हैं, एक एक करके उन सवालों को आपके सामने रखते हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे। नई सरकार में कितना बदला है उत्तर प्रदेश, इस पर हम चर्चा करेंगे। कैसे सुधरेगा कानून व्यवस्था का हाल उत्तर प्रदेश में, सुशासन की उम्मीदों को आखिर कौन पलीता लगा रहा है, क्या ब्यूरोक्रेसी का योगी सरकार से तालमेल नहीं है, ये तमाम अहम सवाल हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे। और मेरे साथ खास मेहमान जुड़े, मेरे साथ आपको बता दें केसी पांडे साहब हैं, समाजवादी पार्टी के नेता, इसके अलावा नरेंद्र सिंह राणा साहब हैं, प्रवक्ता हैं उत्तर प्रदेश बीजेपी के, और साथ ही मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विक्रम सिंह साहब, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश। आप तीनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं विक्रम सिंह साहब आपसे पूछना चाहूंगा कि योगी के इतने कठोर सख्त संदेश देने के बावजूद भी आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश बदल रहा है, अधिकारी काम कर रहे हैं? और अगर नहीं हो पा रहा है, अगर अपराध की घटनाएं सामने आ रही हैं, अगर दिक्कतें हैं, तो फिर ऐसा क्यों है? सबसे पहले जो कठोर आदेश मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं वो स्वागत के योग्य हैं, लेकिन मात्र आदेश देने से ही काम पूरा नहीं हो जाता है। एक जो गंगोत्री बह रही है उसमें आप ये मान के चलिए कि जब कोई भी नई व्यवस्था आती है लगभग 60 से 90 दिन लगते हैं कि उसमें परिवर्तन आने में। लेकिन मैं ये उम्मीद करता हूं कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को 15 दिन का समय नहीं, उनको 5 मिनट का समय चाहिए। जितने भी वांछित अपराधी हैं उनके विरुद्ध तत्काल कार्रवाई होगी, जेल के अंदर तत्काल छापे पड़ेंगे। और जो भी आपके संवाददाता ने जो जघन्य अपराध गिनाए, चाहे सामूहिक बलात्कार क्यों न हो, सर्राफे की हत्या क्यों न हो और अन्य जघन्य कांड हो, उसमें आईजी डीआईजी की जिम्मेदारी हो। 48 घंटे में यदि पेशेवर अपराधी गिरफ्तार नहीं किए गए, वांछित अपराधी गिरफ्तारी नहीं किए गए, तो वहाँ के थानाध्यक्ष को निलंबित कर दिया जाएगा। जहाँ संलिप्तता की बात आएगी तो वहाँ सेवा मुक्त भी किया जाएगा। जब तक आपके आदेशों को दंडात्मक कार्रवाई के साथ आप उपक्रम नहीं लगाएंगे, उनका अनुपालन सुनिश्चित नहीं करेंगे, तो शायद आदेश फिर आदेश ही रह जाएंगे, उसमें कोई ठोस उपलब्धि नहीं होगी। ठीक है, नरेंद्र सिंह राणा साहब, अगर अधिकारी शुरू में ही नहीं डरेंगे तो बाद में क्या हालात होंगे? नहीं, देखिए, बहुत स्पष्ट ये है जो विक्रम सिंह जी ने कहा, उसमें अगर ये जोड़ दें तो कि ये अपराधी जो है ना, या ये अधिकारी कहाँ संरक्षण पाते थे। ये लोग, ऐसा नहीं कि अपराध जो है एकाएक उत्तर प्रदेश के अंदर बिल्कुल शून्य स्थिति को प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन इन अपराधियों को या इनको जो शरण दे रहे हैं या इनके जो दोषी हैं, जो भी पुलिस अधिकारी जिन पे जिम्मेदारी बनती है कि वो ये अपराध रोकें, वो यदि कार्रवाई नहीं करते हैं तो वो इतना तो बहुत बखूबी जानते हैं कि योग, ज्ञान और वैराग्य की निधि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, वो किसी भी दबाव में, किसी भी प्रलोभन में उनको क्षमा करने वाले नहीं हैं। अब बात उठती है कि अभी तत्काल कार्रवाई, जैसे उन्होंने आज ये आप ही के चैनल पे भी एडीजी कानून व्यवस्था ने कहा साहब हमें 15 दिन का समय दीजिए। इसी प्रकार से भिन्न भिन्न जो प्रेजेंटेशन है उसमें अधिकारी कैसे सुधारेंगे उत्तर प्रदेश को, क्यों नहीं सुधरा उत्तर प्रदेश। और इसमें एक चीज़ बहुत साफ है कि यदि शासन की नीयत रहेगी, मुख्यमंत्री चाहेंगे सुधरेगा, तो आप ये मान के चलिए कि सुधरेगा। लेकिन वो आज से ही सुधर गया तो कितनी घटनाएं अभी हमारे सामने आई। तो ये घटनाएं क्यों हो रही हैं? अब उत्तर प्रदेश के अंदर समानांतर सरकारें चल रही थी, जैसे जेलों से यहाँ जो है शासन। नरेंद्र सिंह राणा साहब, अभी विक्रम सिंह साहब जिक्र कर रहे थे, कह रहे थे कि गंगोत्री बह रही थी, तो अगर आप उसका भी जिक्र कर लेंगे ना, कि शुरुआत तो करनी होगी ना आज से, अभी से। पिछले साल क्या हो रहा था, पिछले सरकार में क्या हो रहा था, उसका जिक्र करने की बजाय अगर हम ये कहें कि हम कैसे बदलेंगे सिस्टम को, तो ये ज्यादा बेहतर होगा। राजधानी लखनऊ के अंदर एक बच्चे का किडनैप हुआ, अभी ये 10 दिन पहले की घटना है।
तो क्योंकि राजधानी थी तो तत्काल जो है पुलिस को इन्फॉर्म किया गया, उन्होंने नाकाबंदी की और बाद में वो बदमाश उस बच्चे को किराए का पैसा दे के उसके घर भेजे। तो ऐसा नहीं कि कानून अपना काम नहीं कर रहा, लेकिन जहां अधिकारी जो है पूरी फुर्ती के साथ, जैसा मुख्यमंत्री की नीयत है, जैसी सोच है, उसके अनुसार काम करे। बहुत सारे अधिकारी तो अभी वो यही नहीं तय कर पा रहे हैं कि उनको रहना है कि जाना है। भाई रहना तो पड़ेगा, ईमानदारी से रहना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, आपका प्रदेश है। तो क्या ये तालमेल की कमी है? ये थोड़ी नरेंद्र सिंह राणा साहब, ये तालमेल की कमी है सरकार के साथ? हाँ, अभी कदम ताल जो है वो सरकार के साथ, शायद उनको ऐसा लग रहा होगा कि पूर्ववर्ती जैसा भी रहा हो उस तरह चल जाएगा। 70 साल से एक आदत सी पड़ चुकी है, तो वो आदत तो बदलनी पड़ेगी, अब बदलना। ठीक है, मैं आता हूं नरेंद्र सिंह राणा साहब आपके पास। केसी पांडे साहब, नई व्यवस्था जो है, नई सरकार, उसका आनंद ले पा रहे हैं आप तो खुद गोरखपुर से आते हैं। अंजीत जी, अभी हमारे पूर्व डीजीपी साहब ने तथ्यात्मक बात बताया। इसके पहले न्यूज स्टेट ने पूरा फिगर ही रख दिया। आपके चैनल पर मैं बैठा हुआ हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी के जो गोरखनाथ का आवास मंदिर है, उससे हमारा आवास मुश्किल 1 किलोमीटर की दूरी पर है। एक उदाहरण आपको दे रहा हूँ। आज सुबह 11 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक बिजली नहीं रही, और इस समय मैं चैनल पर बैठा हुआ हूँ, 1 घंटे हो गया बिजली नहीं है। तो यही तो प्रशासन पर नियंत्रण है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, कि बिजली कहते हैं 24 घंटा रहेगी। उनके अपने ज़िले में, उनके अपने नगर में बिजली की स्थिति है। ये प्रशासन पर नियंत्रण जब तक नहीं किया जाएगा, IAS और IPS अधिकारियों का पेच नहीं कसा जाएगा, जब तक इनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी, तब तक ये मानने वाले नहीं हैं। ये निरंकुश है अधिकारी, अफसरशाही हावी है। लेकिन ज्यादातर अधिकारी तो आप ही के हैं, आज भी हावी है। आपकी सरकार में ज्यादातर अधिकारी तो वही हैं। एक्शन के लिए एक्शन पर एक्शन, लेकिन कोई नहीं, अधिकारी तो किसी के नहीं है। अधिकारी जिसकी सरकार है उसके हैं। अब तो माननीय मुख्यमंत्री जी के अधिकारी हैं। अब मुख्यमंत्री जी कैसे नियंत्रण करेंगे, ये मुख्यमंत्री जी पता है। हमारे समझ से जो 38 दिन की सरकार है, उसमें अपराधों के ग्राफ का पूरा आपके चैनल ने खाका बता दिया है। अपराध पर कोई नियंत्रण नहीं, प्रशासन पर कोई नियंत्रण नहीं। नीली बत्ती अधिकारियों की उतर ही नहीं रही है, लाल बत्ती नेताओं ने उतार दिया। लेकिन नीली बत्ती लगा करके गोरखपुर जिले में भी तमाम अधिकारी आज भी घूम रहे हैं और अपने संपत्ति का ब्यौरा अधिकारी लेकिन मुख्यमंत्री ने खुद लाल बत्ती उतार दी। अधिकारियों पर जब तक अंकुश नहीं लगाया जाएगा, अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी। ठीक है, मैं आता हूं केसी पांडे लाल बत्ती तो उतार दिया, मुख्यमंत्री जी ने उतार दिया, सारे मंत्रियों ने उतार दिया, लेकिन नीली बत्ती नहीं उतर रही है। सहयोग आप भी करिए, मुझे उम्मीद है कि नीली बत्ती आज भी लोग लगा घूम रहे हैं। खूब कुछ सहयोग आप भी करिए। अगर ऐसा हो रहा है तो कार्रवाई होनी चाहिए। विक्रम सिंह साहब, एक सवाल है, जैसा कि नरेंद्र सिंह राणा साहब ये मान रहे हैं कि अभी थोड़ी सी तालमेल की कमी है, एकदम होनी चाहिए। और क्या अधिकारी डरे हुए हैं कि वो रहेंगे जाएंगे, क्या होगा उनका, इस वजह से वो काम नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से ये तमाम समस्या आ रही हैं। इसको कैसे खत्म किया जाए, क्योंकि आप खुद पुलिस के अधिकारी अंजीत जी आज है ना, अधिकारी आज है अगर कुर्सी पर, तो उनको कार्य करना चाहिए। कार्य नहीं कर रहे हैं अधिकारी। मैं आता हूं आपके पास, ड्यूटी का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। मैं आता हूं आपके पास विक्रम सिंह साहब, कैसे इसको बेहतर किया जाए, क्योंकि जरूरी है कि कानून व्यवस्था से लेकर तमाम सारी चीजें दुरुस्त हो। कैसे बेहतर किया जाए इसको? देखिए, जो भी मुख्यमंत्री सचिवालय से आदेश निर्गत किए गए हैं वो बड़े सारगर्भित हैं और जनहित में किए गए हैं, और शासन प्रशासन अधिकारियों के पास कोई विकल्प नहीं है कि इन आदेशों का निष्ठापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करें। और अगर नहीं करेंगे तो नरेंद्र सिंह राणा साहब के माध्यम से ये मैं संस्तुति करना चाहूंगा कि जिन अधिकारियों ने अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया है, अगर वांछित अवधि में उनके द्वारा सूचना प्राप्त नहीं होती है तो उनके निलंबन पे भी कार्रवाई करें। इसी तरह जहां जघन्य अपराध घटित हो रहे हैं और अगर 48 घंटे में उनकी गिरफ्तारी न हो, वहां के थाना अध्यक्ष का निलंबन और उनके खिलाफ कार्रवाई करें, क्योंकि सिर्फ आदेश दे देना पर्याप्त नहीं है। और डीजी मुख्यालय का यह कहना कि 15 दिन का समय चाहिए, पुलिस का काम 15 दिन नहीं रुक सकता है, पुलिस का काम तत्काल होता है। और ये जो 5 बिंदु मैंने निवेदन किए हैं ये बहुत कारगर हैं। जेल के अंदर से वांछित और सक्रिय अपराधी, पुरस्कार घोषित अपराधी, लापता पाक नागरिक, इनके ऊपर अभियान चला के 3 दिन कार्रवाई करके तो देखें, ये शातिर अपराधी अपने आप अपने बिलों में चले जाएंगे।
नरेंद्र सिंह राणा साहब, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, 25 तारीख तक कहा गया था कि सारे अधिकारी अपनी संपत्ति का ब्यौरा दे दें। 120 से ज्यादा अधिकारियों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया। अब मुख्य सचिव ने एक बैठक बुलाई है और उस बैठक में कहा जाएगा कि आप अपनी संपत्ति का ब्यौरा दीजिए। तो क्या ये माना जाए कि सरकार जो आदेश दे रही है वो भले जनहित में हो, लेकिन अधिकारी उसको मानने के लिए तैयार नहीं है? नहीं, सहजता से नहीं मानने को तैयार हैं बहुत सारे अधिकारी। अभी उनको ऐसा लगता होगा कि शायद ये इससे कुछ और आगे बात आ जाएगी तो वो बच जाएंगे। ऐसा नहीं है। अधिकारियों को ये बिल्कुल काम करना है जो सरकार के द्वारा। यदि मुख्यमंत्री जी और मंत्री सारे अपनी संपत्ति का ब्यौरा दे रहे हैं, और देना भी चाहिए, हम सार्वजनिक जीवन में है, ये हमारा उत्तरदायित्व बनता है। नहीं, फिर जो लोग नहीं दे रहे हैं उनके खिलाफ आप क्या कर रहे हैं? आप तो इंतजार कर रहे हैं ना नरेंद्र सिंह राणा साहब? उनके खिलाफ नहीं, इंतजार तो प्रमुख सचिव को बुला के जैसे कहा गया, तो उन्होंने कहा चीफ सेक्रेटरी ने कि वो 3 तारीख को मीटिंग बुलाए हैं। हाँ। तो देना पड़ेगा, और नहीं देंगे तो आगे की कार्रवाई के लिए तैयार रहें। और सरकार ब्यौरा लेना जानती है। सरकार ऐसी चीज नहीं होती कि कोई नहीं दे, लेकिन पहला स्टेप यदि नहीं मानेंगे तो दूसरा स्टेप उठाएंगे, दूसरा स्टेप नहीं मानेंगे तो लास्ट स्टेप उठाने के लिए हम स्वतंत्र हैं। आपको नहीं लगता एक कड़ा संदेश देने की जरूरत है यहाँ पर? अभी तक आपकी सरकार ने कोई ऐसा कड़ा संदेश दिया नहीं है। हाँ, नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन इसमें हमारे सामने जो है ना वो 2 चीज़ें हैं। एक तो उत्तर प्रदेश जो है ये इतना पहले से ही इस बुरी हालत में पहुंच गया पिछले 15 सालों से कि कोई भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो दोनों एक जगह एक सी रही हो, ऐसा नहीं। लेकिन अगर अधिकारी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दे रहे हैं तो पिछले 10 साल क्या हुआ, इससे इसका कोई ताल्लुक नहीं नरेंद्र सिंह राणा साहब? नहीं, वो ठीक है कि नहीं देना तो है ही है। वो तो देखिए आप क्या है कि वो कहावत है ना कि आप भी सरकार चलाए हैं, कब तक खैर मनाएगी, वो विषय नहीं है कि ब्यौरा तो देना पड़ेगा, और ब्यौरा ही नहीं देना पड़ेगा, ईमानदारी से अपना काम करना पड़ेगा। उससे उनका कोई उनको ठीक है। नरेंद्र सिंह राणा साहब, मैं आ रहा हूं आपके पास, मैं केसी पांडे साहब आपके पास भी आऊंगा, लेकिन विक्रम सिंह साहब, ये हिला हवाली, और आप तो बहुत लंबे वक्त से ब्यूरोक्रेसी को देख रहे हैं, और ये लगातार जो फाइलें फंसती हैं ये टेबल पर फंस जाती हैं, काम होता नहीं है, लोग समय पर पहुंचते नहीं हैं। इन तमाम समस्याओं को लेकर के पेच कसने की कोशिश की गई है, लेकिन जो ये नरेंद्र सिंह राणा साहब कह रहे हैं नहीं दूसरा स्टेप तीसरा स्टेप, इतना इंतजार करेंगे तो आपको लगता है? इंतजार ने शासन प्रशासन संदेशों से नहीं चलता है। जैसे शासन का आदेश और मुख्यमंत्री का आदेश ऐसा था जैसे हंटर की चोट। आपने आज नहीं किया तो आपके पास कोई विकल्प नहीं है कि आपके भागने का कोई रास्ता हो। आपके भागने के कोई रास्ते नहीं है। इस तारीख तक नहीं दिया तो आपकी संपत्ति आपकी विपत्ति बन जाएगी, और ऐसा ना हो निलंबन हो और ये आखिरी मौका आपको दिया जाए। नीली बत्ती लगाने का दुस्साहस करने की कृपा न करें। अगर कहीं से शिकायत आई तो सबसे पहले एडवर्स एंट्री और नीली बत्ती लेके अपने यहाँ बढ़वा लीजिए अपने घर के दरवाजे के ऊपर। ये आखिरी बार होगा। लेकिन ये चीज़ मुख्यमंत्री के आदेश को या शासन के आदेश को हल्के से नहीं लिया जाना चाहिए, और अगर लिया गया है तो ये बहुत एक गंभीर विषय है अनुशासनहीनता का, और इसमें कार्रवाई के बारे में शासन को पहल करनी ही चाहिए। केसी पांडे साहब, अभी तो 38 दिन बीते हैं और आप पर तो ये आरोप लगता रहा कि आपने 5 साल में पता नहीं कहां पहुंचा दिया उत्तर प्रदेश को, तो थोड़ा तो समय मिलना चाहिए नई सरकार को। नहीं, हमने गलती किया तो हमको जनता ने दंड दे दिया। हमने अगर गलती किया तो हमको दंड मिला, जनता ने दंड दिया हमको, हम दंड भोग रहे हैं। हम 5 साल विपक्ष की भूमिका निभाएंगे और सरकार के रचनात्मक कार्य में सहयोग भी करेंगे पूरा, सरकार के विकास कार्य में सहयोग भी करेंगे पूरा, लेकिन रचनात्मक और सार्थक विपक्ष की भूमिका भी निभाएंगे हम। देखिए एक बात बता दें रंजीत जी, गोरखपुर के ही जनपद के स्वर्गीय वीर बहादुर जी मुख्यमंत्री थे। हम लोग तब नौजवान पीढ़ी के नेता थे। हमें याद आता है कि स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह जी मुख्यमंत्री बनने के बाद स्वयं मुख्यमंत्री बनने के तीसरे दिन देवरिया जनपद चले गए, बिना बताए चले गए, और देवरिया के डीएम को सस्पेंड कर दिया उन्होंने। देवरिया का डीएम समय से नहीं बैठा था, और इस प्रकार से उन्होंने कार्रवाई किया कि 2-3 कार्रवाइयों में तहलका मच गया प्रदेश में। अगर आपने अधिकारी पहले बायोमेट्रिक लगवा दिया होता तो आज जरूरत नहीं पड़ती। बड़े पुराने अधिकारी रहे और बड़े अच्छे डीजीपी रहे। केसी पांडे साहब, अगर पहले आपने बायोमेट्रिक लगवा दिया होता तो जरूरत नहीं पड़ती। राजा का प्रताप बोलता है। अब मुख्यमंत्री जी ने कार्यभार
बायोमेट्रिक लगाने के बाद भी बेईमानी करने वाले बेईमानी कर लेंगे, रास्ता निकाल लेंगे अजीत जी। ऐसा नहीं, चोरी करने वाले तो रास्ता ढूंढ लेते हैं। वो नैतिकता की बात है। नैतिक पतन जहां होगा वो नैतिकता रहेगी तभी काम चलेगा। ठीक है, बायोमेट्रिक लग रही अच्छी बात है, कर्मचारी अधिकारी उसका अनुपालन करें, यह भी अच्छी बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिन आदेशों को दिया है उन आदेशों का क्रियान्वयन हो, यह सुनिश्चित करना मुख्य सचिव का, माननीय मुख्यमंत्री जी का दायित्व है। ठीक है। मुख्यमंत्री जी पूरी ईमानदारी से चाहते हैं प्रदेश का विकास हो, लेकिन जब तक ब्यूरोक्रेसी के पेच नहीं कसे जाएंगे 15 दिन और 20 दिन का समय देकर के काम नहीं होना चाहिए। ठीक है। ऐसा भी विक्रम सिंह साहब ने कहा है कि पुलिस का काम 5 मिनट का है, एक्शन लिया जाए तत्काल मामले में। एक्शन नहीं लिया जाएगा तब तक ये ब्यूरोक्रेसी निरंकुश रहेगी। विक्रम सिंह साहब, ब्यूरोक्रेसी के लिए लगाम लगाना, ठीक है, सख्त लगाम लगाना बहुत आवश्यक है। मैं आता हूं आपके पास। विक्रम सिंह साहब, ऑफिसों में बाबू टाइम पर पहुंच रहे हैं, फाइलों को सही तरीके से निपटाया जा रहा है, ऑफिसों में भ्रष्टाचार नहीं है, उनसे पैसे नहीं मांगे जा रहे हैं, उनकी समस्याओं का समाधान हो रहा है। इसकी मॉनिटरिंग के लिए क्या ज़रूरी है और इसकी मॉनिटरिंग कैसे हो? इसकी मॉनिटरिंग सबसे पहले जो है जनता के माध्यम से और टेक्नोलॉजी के माध्यम से। जनता के माध्यम, अगर जनता की पल्स के ऊपर आपका हाथ है और जनता के प्रति आपका ऐसा रवैया है कि जब कभी जन शिकायतों का निस्तारण आप करें तो जनता के माध्यम से ये पता लग सकता है, अभी सूचना तंत्र के माध्यम से, कि क्या भ्रष्टाचार हो रहा है या नहीं हो रहा है, जनता की सुनवाई गंभीरतापूर्वक हो रही कि नहीं हो रही है, आदेशों का निष्ठापूर्वक अनुपालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये सबसे पहला और इसका प्रमाणिक ये होता है कि जनता की जब सुनवाई होती है, फरियाद होती है, उससे खुद 1 to 1 के आधार पर आप ये पता लगा सकते हैं। अभी सूचना तंत्र के माध्यम से आपको तमाम चैनल्स हैं आपको जिसके माध्यम से आप पता लगा सकते हैं आपके आदेशों का अनुपालन हो रहा है, अधिकारी समय से आ रहे हैं, डिलीवरी सिस्टम गवर्नेंस की चल रही नहीं चल रही है। ये बहुत आसान है पता लगाना। नरेंद्र सिंह राणा साहब, योगी आदित्यनाथ को जाना जाता है बहुत तेज़ी से काम करने के लिए, बहुत सख्त एक्शन लेने के लिए, लेकिन अगर इंतज़ार होता रहेगा कि वो अधिकारी संपत्ति का ब्यौरा नहीं देंगे, फिर दूसरा स्टेप उठाएंगे, फिर तीसरा स्टेप उठाएंगे, फिर तो ये संदेश नहीं जा रहा है। फिर तो ये जा रहा है कि ठीक है, जैसा पिछली सरकारों में चलता रहा वैसा ही चलता रहेगा, और तो ये तो सरकार इंतज़ार करती रहेगी कि हम क्या करेंगे। नहीं तंजीत जी, देखिए ये जो सिस्टम है, ये सही बात है कि इनको अभी शायद योगी आदित्यनाथ जी के बारे में जो आप बता रहे हैं या हम लोग बता रहे हैं वो शायद वो उतना जानते नहीं है। पहले होता क्या है कि व्यक्ति का कोई आदेश हुआ, फिर वो आदेश फाइलों तक गया, फिर फाइल से वो सचिवालय तक गया, और सचिवालय से जब वो आम जन तक जाए तो उससे पहले सरकार चली जाती थी। अगर आप देखें पिछले 70 साल में तो हमारे यहाँ इतना पैसा खर्च हो चुका होगा कि ये तो वाशिंगटन हो जाना चाहिए, लेकिन वो तो फाइलों में है, वो जमीन पे अब आप नहीं। साहब बना दीजिए, चाहे वॉशिंगटन बना दीजिए मुख्यमंत्री या न्यूयॉर्क बना दीजिए, अब सब कुछ आपके हाथ में है, चलाना आपको है, सरकार बनाना आपको है। बिल्कुल बिल्कुल, हमें करना बहुत है। बहुत शुक्रिया। मेरे पास वक्त इतना ही था। नरेंद्र सिंह राणा साहब, माफ करिएगा बीच में रोक रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र सिंह राणा साहब, विक्रम सिंह साहब, केसी पांडे साहब, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। इसी के साथ अभी के लिए बस इतना ही।